रासो आदिकाल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विवादास्पद काव्य ग्रंथ चंद्रबृदाई 1126 से 1196 कृत पृथ्वीराज रासो है। चंद पृथ्वीराज के राजकवि, सखा और सामंत थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र से थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। रासो में अनेक रोचक तथ्य हैं, जिसमें यह उल्लेख है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अपने देश ले गया था। बाद में चंद भी वहां पहुंचे। चंद्रबृदाई ने ऐसी युक्ति निकाली कि गोरी पृथ्वीराज के शब्दभेदी बाण से मारा गया। तदंतर चंद और पृथ्वीराज एक दूसरे को मारकर मर गए। ऐसा प्रसिद्ध है कि इस ग्रंथ को चंद के पुत्र जलहन ने पूरा किया। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उपधरे जिमी प्राथिराज सुजस कवि चंद कृत चंद चंद उधरिय तिमी। इस ग्रंथ की प्रमाणिकता अप्रमाणिकता के संबंध में 3 प्रकार के मत है। रासो को पूर्णतया प्रमाणित मानने वाले और रासो को पूर्णतया अप्रमाणिक मानने वाले और रासो को अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले। पूर्ण प्रमाणित मानने वाले विद्वान हैं मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टोंड और जॉर्ज ग्रेसन, साथ में श्याम सुंदर दास। यानी पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः प्रमाणित मानने वाले मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टोंड, जनरल ग्रियसन और श्याम सुंदर दास जो हैं वो प्रमुख हैं। इन विद्वानों ने नागरी प्रचारणी सभा से संपादित रासो संस्करण को वृहत्तम और प्रमाणिक माना है। इस संस्करण में 69 समय तथा 16,306 छंद हैं। पांड्या जी ने इस ग्रंथ की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए आनंद संवत की कल्पना भी की थी, जो कि निराधार है। अब है पूर्णतया अप्रमाणित मानने वाले विद्वान। डॉक्टर बुल्लर, गौरी शंकर हीरानंद ओझा, देवी प्रसाद, कविराज, श्याम मल दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि इसे पूर्णतया अप्रमाणित मानते हैं। पॉइंट ऑफ नोटेड, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम भी है पृथ्वीराज रासो को पूर्णतया अप्रमाणित मानने में। पूर्णतया अप्रमाणित एवं इसे जाली ग्रंथ मानते हैं ये विद्वान डॉक्टर बुल्लर, गौरीशंकर हीरानाथ ओझा, देवी प्रसाद, कविराज, श्यामल दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो इसे पूर्णतया अप्रमाणित मानते हैं। ओझा एवं अन्य विद्वान रासो में उल्लिखित नाम, घटनाओं और संवत को मनगढ़ंत मानते हैं। जयानक के पृथ्वीराज विजय काव्य और तत्कालीन शिलालेखों के साक्ष्यों पर भी रासो के प्रमाणिकता नहीं ठहरता। अब इसको अर्ध प्रमाणित मानने वाले विद्वान मुनि जिन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इसे अर्ध प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं। मुनि जिन विजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह से चंद भाटित 4 छंदों के उदाहरण देते हुए बताया कि मूल रासो की भाषा जो थी वो अपभ्रंश थी। पॉइंट ऑफ नोटेड, मूल रासो की भाषा अपभ्रंश थी। इन 4 छप्पों में से 3 छप्पे रासो में मिलते हैं। विद्वानों का वर्ग मानता है कि चंद पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे, परंतु उनके द्वारा विरचित रासो काव्य मूल रूप से अप्राप्य है। इन सभी मतों में अधिकांश विद्वान इस मत पर एक मत है कि चंद पृथ्वीराज के राजकवि थे। अब पृथ्वीराज रासो के विभिन्न संस्करणों का वर्णन कुछ इस प्रकार है।
पृथ्वीराज राज्य के कई संस्करण मिलते हैं, जिनमें मुख्यतः 4 भागों में हम उसे विभाजित कर सकते हैं: वृद्ध रूपांतर, मध्यम रूपांतर, लघु रूपांतर और लघुतम रूपांतर। सबसे पहले है वृद्ध रूपांतर। इसकी कई प्रतियां उदयपुर के पुस्तकालय में सुरक्षित है तथा इसी आधार पर काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित संस्करण तैयार किया गया था। इसकी उपलब्ध प्रतियां विक्रम संवत 1750 के पश्चात की हैं। वैसे नागरी प्रचारणी सभा वाले संस्करण का आधार विक्रमी संवत 1642 के प्रति को बताया गया है। इसमें 69 समय या सर्ग हैं तथा 16,306 छंद हैं। फिर है मध्यम रूपांतर। इसकी कुछ प्रतियां जो हैं अबोहर के साहित्य सदन, बीकानेर के जैन ज्ञान भंडार और श्रीयुत अगरचंद नाहटा के पास सुरक्षित हैं। पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित ने इसी संस्करण को प्रमाणिक माना था। इसकी छंद संख्या 7000 है तथा इसकी सभी उपलब्ध प्रतियां विक्रमी संवत 1700 के पश्चात की है। यह है इसका मध्यम रूपांतर। अब है इसका लघु रूपांतर। इसकी प्रतियां जो हैं बीकानेर राजा के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। यह 19 समय सर्गों में विभाजित है। छंद इसमें 3500 हैं। इसमें कुछ प्रतियों के अंत में निम्नलिखित पंक्तियां हैं, जिनमें पता चलता है कि इस संस्करण का संकलन किसी चंद्र सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा हुआ। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उधरिम जिमी पृथ्वीराज सुजुस कवि चंद कित चंद्र सिंह उधरिम इमी। यह संस्करण डॉक्टर पी शर्मा द्वारा संपादित होकर प्रकाशित हो गया। फिर है इसका लघुतम रूपांतर। यह संस्करण श्री अगरचंद नाहटा के द्वारा ढूंढा गया। इनमें अध्यायों का विभाजन नहीं है तथा छंद की संख्या 1300 है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी संस्करण को प्रमाणिक माना। फिर है पृथ्वीराज रासो के समय अध्याय। पृथ्वीराज रासो एक महान ग्रंथ है। 2500 पृष्ठों से अधिक का ग्रंथ होने के कारण उसका प्रकाशन बहुत दिनों तक नहीं हुआ। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने उसके प्रकाशन पर विचार किया था, पर वूलर ने उस ग्रंथ की प्रमाणिकता में अविश्वास कर उसे छापने से रोक दिया। अंत में उसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा ने 1905 में हुआ। श्री मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, श्री कृष्णदास और श्री श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित तथा नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 1905 में प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के अनुसार इस वृत्त ग्रंथ में समयों, अध्यायों और कथा का संकेत कुछ इस प्रकार दिया जा सकता है। सबसे पहले है आदि पर्व। आदि पर्व में मंगलाचरण है। फिर चौहान वंश की उत्पत्ति और पृथ्वीराज के जन्म के बारे में जो है जिक्र किया गया है। फिर है दासम समय। दासम समय में विष्णु के 10 अवतार का वर्णन है। फिर है दिल्ली की किली कथा। फिर चौथा है अजान बाहु का समय। 5वां है कनपट्टी समय, जिसमें मूछ ऐंठने पर प्रताप सिंह चालुक्य को कान्हा चौहान भरे दरबार में मार डालता है। कमाल है। पृथ्वीराज उसे दरबार में आंखों पर पट्टी बांधने के लिए बाध्य करता है। फिर छठा है आखेट वीर समय, जिसमें मृग्या वर्णन है। फिर है नाहर राज समय, जिसमें नाहर राय से युद्ध है। फिर 8वां है मेवाती मुगल समय, जिसमें मेवातियों से युद्ध है। 9वां है हुसैन कथा समय, जिसमें शहाबुद्दीन से हुसैन के पीछे युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज की शरण ली थी, का वर्णन है। 10वां है अखेटक चुक वर्णन, शहाबुद्दीन के द्वारा अखेट में पृथ्वीराज पर आक्रमण पर उसकी पराजय। 11वां है चित्रलेखा का समय, जिसमें गक्कर कुमारी जो शहाबुद्दीन की प्रीतमा थी, जिसे लेकर हुसैन पृथ्वीराज के समीप भाग गया था। 12वां है भोला राय का समय, गुजरात के भोला राय से इसमें युद्ध है। 13 है सलख युद्ध समय, सलख द्वारा सुल्तान का फिर बंदी होना पर उसका उद्धार। 14वां है इंछनी व्या कथा, पृथ्वीराज की इंछनी से विवाह का इसमें वर्णन है। 15वां है मुगल युद्ध कथा, मुगलों से युद्ध का इसमें वर्णन है।
फिर है पुंडीर दाहिनी व्याह कथा, जिसमें दाहिनी से व्याह है। 17वां है भूमि स्वर्प प्रस्ताव। 18वां है दिल्ली का दान प्रस्ताव, अनंगपाल के द्वारा पृथ्वीराज को दिल्ली का उपहार। 19वां है माधो भाट कथा, माधो भाट का आगमन, फिर शहाबुद्दीन का पुणे आक्रमण पर पराजय है। 20वां है पद्मावती व्याह कथा, अच्छा ये ध्यान रखना है, 20वां पद्मावती व्याह कथा है। 21वां है प्रथा व्याह कथा, चित्रकूट की राजा समरसी के साथ पृथ्वीराज की बहन प्रथा का विवाह। फिर है होली कथा, होली को उत्सव का वर्णन है। फिर है दीप मालिका कथा, जिसमें दीप मालिक उत्सव का वर्णन है। 24 है घन कथा, जिसमें खत वन में पृथ्वीराज के खजाने की प्राप्ति है। फिर है शशि प्रता वर्णन, देवगिरी के राजा की पुत्री का पृथ्वीराज के द्वारा हरण, मोर फलस्वरूप कनौज के राजा जयचंद से युद्ध। फिर है देवगिरी समय, 26वां है देवगिरी समय, जिसमें जयचंद के गुरु देवगिरी का घेरा और पृथ्वीराज के सेनापति चामन राय के द्वारा जयचंद की हार का वर्णन है। फिर 27वां है रेवा तट का समय, रेवा तट समय में सुल्तान शहाबुद्दीन के रेवा तट पर युद्ध का वर्णन है। 28वां है अनंगपाल का समय, अनंगपाल का दिल्ली आगमन, फिर बद्रीनाथ का गमन जो है 28वें अनंगपाल के समय में है। फिर है 29वां घग्गर नदी की लड़ाई, सुल्तान शहाबुद्दीन से घग्गर नदी पर युद्ध का वर्णन है। 30वां है कर्नाटी पात्र गमन, पृथ्वीराज के कर्नाट गमन का वर्णन है। 31वां है पीपा युद्ध। 32वां है करहरा युद्ध। 33वां है इंद्रावती विवाह। 34वां है जैतराय युद्ध, जैतराय के द्वारा सुल्तान की फिर पराजय, जिसने धोखे से मृग्या करते हुए पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था। फिर है कांगूरा युद्ध प्रस्ताव, कांगूरा किले पर पृथ्वीराज की विजय। 36वां है हंसवती नाम प्रस्ताव, हंसवती से व्याह। फिर 37वां है पहाड़ राय का समय। 38वां है वर्ण कथा। 39वां है सोमेश्वर वध, गुजरात के भोला भीम के द्वारा पृथ्वीराज के पिता का वध। फिर 40वां है पंजुन छोंगा नाम प्रस्ताव। 41वां है चालुक्य प्रस्ताव। 42वां है चंद द्वारिका गमन, चंद के द्वारा द्वारिका की तीर्थ यात्रा। 43वां है कैमास युद्ध। 43वां है कैमास युद्ध, पृथ्वीराज के सेनापति कैमास के द्वारा फिर सुल्तान का पकड़ा जाना। 44वां है भीम वध, जिसने प्रतिघाती भीम का पृथ्वीराज द्वारा वध दिखाया गया है। 45वां जो है विनय मंगल नाम प्रस्ताव है, संयोगता के पूर्व जन्म की कथा और उसकी तपस्या है। 46वां विनय मंगल। 47वां है सुख वर्णन। 48वां है बालुका राय प्रस्ताव। 49वां है पंग यज्ञ विध्वंस समय। 50वां है संजोगिता नेम प्रस्ताव। 51वां है हंसीपुर प्रथम युद्ध। 52वां है हंसीपुर द्वितीय युद्ध। 53वां है पंजुन महोबा प्रस्ताव। 54वां है पंजुन पातीसाव युद्ध प्रस्ताव। 55वां है समंत पग युद्ध प्रस्ताव। 56वां है समरपंग युद्ध प्रस्ताव। 57वां है कैमास वध समय। 58वां है दुर्गा केदार समय। 59वां है दिल्ली वर्णन। 60 है जंगम कथा। 61 है कन्नौज युद्ध कथा, कन्नौज के राजा जयचंद से युद्ध और सारे महाकाव्य में सबसे बड़ा समय यही है। 61वां कन्नौज युद्ध कथा। 62वां है सुखचरित। 63 है अखेट चाक श्राप प्रस्ताव। 64 है धीर पुंडीर प्रस्ताव, पुंडीर का फिर सुल्तान को बंदी बनाकर उसे मुक्त कर देना। 65वां है विवाह समय पृथ्वीराज की स्त्रियों की सूची है। फिर 66वां है बड़ी लड़ाई, पृथ्वीराज के सुल्तान से लड़ाई के पराजित और बंदी होना। 67वां है बाण बेंद समय, युद्ध के बाद चंद्र का गजनी पहुंचकर पृथ्वीराज का शब्द वेदी बाण से सुल्तान को मारना। बाण बेंद समय 67वां समय है। 68वां है राजा रैनसी नाम प्रस्ताव, पृथ्वीराज के पुत्र नारायण सिंह के दिल्ली राज्याभिषेक पर उसका वध और दिल्ली का पतन। 69वां है महोबा युद्ध प्रस्ताव। पृथ्वीराज राजस्व से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को शुक की संवाद कहा है। यह प्रबंध महाकाव्य है जिसमें पृथ्वीराज चौहान
अजमेर और कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयुक्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। इस रचना की सर्वप्रथम जानकारी कर्नल जेम्स टोंड के एंसेल एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में मिलती है। कर्नल जेम्स टोंड ने इस रचना के एक भाग को संगोपता नाम से प्रकाशित भी करवाया था। इस ग्रंथ में 68 प्रकार के छंदों का विविध परक चित्रण का प्रयोग हुआ है, जिसमें सर्वाधिक प्रयुक्त छंद छप्पा है। वीर और श्रृंगार रसों का प्रमुख रस है, परंतु इसका अंगिरस वीर ही माना जाएगा। इस ग्रंथ में शांत रस का सर्वथा अभाव है। चंद ने इस ग्रंथ में प्रयुक्त भाषा को शठ भाषा कहा, परंतु इसकी भाषा मिश्रित भाषा है। इस ग्रंथ की भाषा के संबंध में विवाद रहा। यह काव्य पिंगल शैली में लिखा गया, जो ब्रज भाषा और राजस्थानी बोलियों के मिश्रण से बना है। इतिहासकारों के मत में इस ग्रंथ को उत्तरार्ध भाग चंद के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया। इस संबंध में उक्ति प्रसिद्ध है, पुस्तक जलहन हथ दई चली गज्जन निरपकाज। डॉक्टर नगेंद्र ने इस ग्रंथ को घटना कोश नाम से संबोधित किया। बाबू श्याम सुंदर दास एवं उदय नारायण तिवारी ने इस रचना को विशाल वीर काव्य कहकर पुकारा है। इस रचना को डॉक्टर बच्चन सिंह राजनीति का महाकाव्य त्रासदी कहकर पुकारते हैं। पॉइंट ऑफ नोटेड। पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर बच्चन सिंह राजनीति का महाकाव्य की त्रासदी कहकर पुकारते हैं। इस ग्रंथ में चरित्र काव्य, आख्यायिका आदि के भी लक्षण मिलते हैं। आगे आलाखंड, जो कि प्रमाल रासो है। आलाखंड प्रमाल रासो, इसके रचयिता हैं जगनिक कालिंजर चंदेल राजा परम दिरदेव के दरबारी कवि थे। आलाखंड प्रमाल रासो रचयिता है जगनिक। महत्वपूर्ण तथ्य है आलाखंड के, इसकी रचना यह मूल रूप में जो है अनुपलब्ध है, केवल आलाखंड उसी का अंश है। इसकी रचना अपनी गीता के लिए प्रसिद्ध है। आलाखंड की रचना गीता के लिए प्रसिद्ध है। कुछ विद्वान का मत है कि इस ग्रंथ का नाम प्रमाल रासो ही है। यह जन सामान्य में आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। यह मूलतः युद्ध का बैलेड है, जिसमें 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियस ने अनेक भाटों की सहायता से लिपिबद्ध कराया। वाटरफील्ड इसका अंग्रेजी अनुवाद है। इसका दूसरा प्रकाशन डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा काशी नागरिक प्रचारणी सभा के माध्यम से करवाया गया। इस कथा काव्य में आल्ला एवं उदल नामक क्षत्रिय सामंतों की वीर कथा का अनेक वर्णन है। छंद विधान की दृष्टि से इस काव्य की एक विशेष शैली, इसे आला शैली कहना उचित है। 12 बरस लव कुकर जीवे अरु तेरे लो जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। नेक्स्ट पेज 54। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के महोबा, बैंसवाड़ा, बुंदेलखंड इत्यादि क्षेत्रों में इस रचना के पद लोकगीत के रूप में गाए जाते हैं। इस रचना में उल्लिखित विवाह में वे युद्ध को निमित्त है। यहाँ पूर्वानुराग अनुपस्थित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक माना है। पॉइंट टू बी नोटेड। जो कौन सा रासो है? आलाखंड, जिसे प्रमाल रासो भी कहा गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रमाणिक माना है। इस ग्रंथ की भाषा यह गवाह देती है कि यह बहुत प्रवृत्ति है। आलाखंड प्रमाल रासो। फिर है खुमान रासो। खुमान रासो के रचनाकार हैं दलपति विजय। खुमान रासो के रचनाकार हैं दलपति विजय। खुमान रासो दलपति विजय। खुमान रासो दलपति विजय। रचना काल इसके दो मत प्रचलित हैं। खुमान रासो के रचनाकार जो हैं दलपति विजय हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे 9वीं शताब्दी, लेकिन मोतीलाल मनेरिया इसे 17वीं शताब्दी में मानते हैं। पॉइंट टू नोटेड। खुमान रासो दलपति विजय। रामचंद्र शुक्ल इसे 9वीं शताब्दी में और मोतीलाल मनेरिया इसे 17वीं शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं। अब है महत्वपूर्ण तथ्य। खुमान रासो में लगभग 5000 पद हैं, जिनमें चित्तौड़ के रावल खुमान एवं बगदाद के खलीफा अलमामू के मध्य 24 युद्धों का वर्णन है। ध्यान रखना है, 5000 पद हैं। रावल खुमान और बगदाद के खलीफा अलमामू के मध्य 24 युद्ध का वर्णन किसमें है? दलपति विजयकृत खुमान रासो में। आचार्य शुक्ल ने इसे 9वीं शताब्दी में माना है, मोतीलाल मनेरिया ने 17वीं शताब्दी में माना है। खुमान रासो की रचना जो है हस्तलिखित प्रतिलिपि पूना संग्रहालय में संरक्षित है।
खुमान रासों की भाषा राजस्थानी हिंदी है तथा वीर और श्रृंगार रस का अधिक वर्णन किया गया है। हमीर रासों के राइटर हैं सारंगधर। हमीर रासो सारंगधर। यह रचना तथ्य एवं प्रमाणों की अनुपलब्धता के आधार पर अप्रामाणिक मानी गई है। पॉइंट टू बी नोटेड, हमीर रासो सारंगधर, लेकिन तथ्यों और प्रमाणों उपलब्ध रचना तथ्य और प्रमाणों के आधार पर अनुपलब्ध मानी गई है और अप्रामाणिक भी है। प्राकृत पेंगलम में इस रचना के कुछ पद जरूर मिलते हैं। किसके? हमीर रासो सारंगधर के। प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर नामक विद्वान के द्वारा संकलित रचना है, जिसमें सारंगधर, बब्बल, विद्याधर एवं जज्जल नामक 4 विद्वानों के द्वारा रचित पदों का संग्रह किया गया है। प्राकृत पेंगलम में लक्ष्मीधर नामक विद्वान के द्वारा रचित संकलित रचना है, जिसमें सारंगधर, बब्बल, विद्याधर एवं जज्जल नामक 4 विद्वानों के द्वारा रचित पदों का संग्रह किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र एवं राहुल सांकृत्यायन ने प्राकृत पेंगलम में सारंगधर नामक संकलित पदों को जज्जल कविकृत माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हमीर शब्द की व्युत्पत्ति अमीर शब्द से मानी गई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हमीर शब्द की व्युत्पत्ति अमीर शब्द से मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस रचना को अपभ्रंश साहित्य की अंतिम रचना मानते हैं। पॉइंट में नोटेड, शुक्ल जी का तो याद रखना पड़ेगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हमीर शब्द की उत्पत्ति अमीर से मानी गई है। शुक्ल जी जो है हमीर रासों की रचना को अपभ्रंश साहित्य की अंतिम रचना मानते हैं। फिर है संदेश रासक। संदेश रासक के रचनाकार हैं मुल्तान के अदम हमान। वीर दर्पण पूर्ण काव्य रचना के इतर यह मूलतः वीर्य प्रधान खंड काव्य है। संदेश रासक जो है एक वीर्य प्रधान खंड काव्य है। 223 छंद की छोटी रचना है, 3 प्रक्रम में विभाजित है। संदेश रासक का मुख्य छंद रासक है। इसमें दोहा छंद का भी सुंदर प्रयोग है। फिर है मुंज रासो। इस कृति के रचनाकार और रचनाकाल और रचनाकार दोनों ही अनुपलब्ध हैं। कुछ विद्वान इसे मुंज कविकृत मानते हैं, जिसका उल्लेख हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण, हेमचंद्र अनुशासन, मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि आदि ग्रंथों में मिलते हैं। यह कथा तैलप से युद्ध, मृणावती और मुंज से प्रेम और अंतोत्गतवा मुंज के पतन की कथा है। अब है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के रचयिता हैं नल सिंह भट्ट। समय है 1298 के आसपास। विजयपाल रासो, नल सिंह भट्ट। इस रचना को करौली के राजा विजयपाल के खलीफा अलमामू से युद्ध 1023 वर्णित हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से यह ग्रंथ अप्रमाणिक है। अन्य घटनाओं का वर्णन अति रंजनापूर्ण है। इस ग्रंथ में विजयपाल और राजा दिग्विजय के विभिन्न युद्धों एवं प्रशस्तियों का वर्णन है। ये हो गए विजयपाल रासो की रचना, नल सिंह, और ये जो है पृथ्वीराज रासो से लेकर विजयपाल रासो तक कंप्लीट हो गया है।